तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है, यानी आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, वारियस यानी विभिन्न प्रकार के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ये 14 अगस्त से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 13 सितंबर तक ये चलने वाली है, ठीक है। और एप्लीकेशन फी जो पेमेंट ये 15 सितंबर 2026 तक यहाँ पे चलने वाली है। एडिट विंडो या फिर मॉडिफिकेशन विंडो 16 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाली है, ठीक है। और जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं उनको अपनी स्क्राइब डिटेल्स 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, पहले सीबीटी होगा, फिर सीबेट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे पोस्ट का नाम देखिए, कहा गया कि वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। पे लेवल इसकी 6 रहने वाली है। इनिशियल जो बेसिक पे है 35,700 रहने वाली है, ठीक है, मतलब 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट 18 से 33 साल, यानी मिनिमम एज जो आपके 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फील करते हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से फील करते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, तो आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है या फिर रेलवे की जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। 3,993 यानी 3,993 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो भारत, नेपाल और भूटान के जो नागरिक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई पर्सन है जो कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से माइग्रेटेड हुए हैं तो वो सब भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की जो बिटवीन डेट है यानी क्रूशियल डेट है वो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। एज ग्रुप 18 से 33 साल। जितने भी एज लिमिट है, मतलब जितने भी पर्सन है, कैंडिडेट हैं, उनकी जो एज है 1 जनवरी 2009 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जन्म नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस से फील करते हैं तो 2 जनवरी 94 के पहले नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल से फील करते हैं तो 2 जनवरी 91 के पहले नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी से फील करते हैं तो 2 जनवरी 1989 के पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है, हर एक कैटेगरी की कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट का मेंशन यहाँ पे मतलब सीरियल नंबर 2 में किया गया है, इन सारे कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। हालांकि स्टेज 1 की सीबीटी के बाद उन्हें 400 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा। और बाकी जितने कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सभी को जो है मतलब 250 रुपीज का पेमेंट लगने वाला है, ठीक है। और जो कि 250 रुपीज जो है फर्स्ट स्टेज की सीबीटी के बाद यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 स्टेज में रिक्वायरमेंट होने वाला है। सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, इसके बाद सीबीटी 2 होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेज की रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। 13.1 पैरा में कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 मिनट स्क्राइब कैंडिडेट, टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। उन सभी की जो स्कीमा है, सिलेबस है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दे दी गई है, तो आप लोग एक बार सही तरीके से इसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। अब इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, यहाँ पे कहा गया कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब इतने सारे डिसिप्लिन में से जो भी डिसिप्लिन आपके पास है, आप सभी लोग फिल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें। तो इसे जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब अगर आप लोगों को और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार इसको अच्छे तरीके से रीड आउट चेकआउट कर लें। उसके बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद अप्लाई करने की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक मैसेज चला आता है कि जिन अभ्यर्थियों ने भी वर्ष 2024-25 या 26 में आरआरबी द्वारा जारी किए किसी भी सीईएन के लिए पहले खाता बना लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उसी उपयोगकर्ता यानी यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए। यानी 2024-25-26 में जो भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम के लिए जिन लोगों ने भी मतलब अकाउंट क्रिएट कर लिया है, उन लोगों को दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो लोग उसी मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एग्जामिनेशन यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी चूज करनी है, इंडिया जो भी है आपकी नेशनलिटी, इंडिया, नेपाल, भूटान चूज करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ सबसे पहले फुल नेम, कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पे पूरा डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। दोबारा से फुल नेम को यहाँ पे दोबारा रिटाइप करके इसको कंफर्म करना है। कैंडिडेट ने अगर अपना नाम चेंज किया है तो यहाँ पे यस करना है, फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। चेंज वाले नाम को यहाँ पे डालना है, दोबारा से रिटाइप करना है, ठीक है।
इस कैलेंडर से कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे दोबारा से रिटाइप करना है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ से चूज करेंगे। दोबारा से चूज करके उसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पे पूरे जो है यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। दोबारा से यहाँ पे टाइप करके फादर का नाम यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे मदर नेम वाले कॉलम में डालना है और इसके बाद रिटाइप हमें यहाँ पे दोबारा इसको करना है, ठीक है, कंफर्म करना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो 6 डिजिट की ओटीपी ईमेल पर रिसीव होगी, उस ईमेल ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। ठीक उसी तरीके से मोबाइल नंबर को डालना है। मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। 6 डिजिट की ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे 3 तरीके से अपने आप को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, डिजी लॉकर या फिर आधार कार्ड, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको चूज करना है, ड्राइविंग या फिर पेन जो भी है चूज करेंगे। पेन हमने चूज किया है। अब पेन पर जो भी हमारा पूरा नाम है वो हमें यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी मेंशन है पेन पर वो यहाँ पे डालना है। पेन कार्ड का नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पे और प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे लिखना है। फिर प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसकी जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दे दी गई है कि कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन, स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन करके हमें पासवर्ड क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने यहाँ पे एक डमी पासवर्ड बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर भी रखा हुआ है, ये सारी स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है मतलब इस तरीके से हमें कॉम्बाइन करके हमें एक पासवर्ड बनाना है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक ये सारी चीजें हो। तो पासवर्ड को बनाने के बाद दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करना है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट इसको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसकी जो भी डिटेल्स है आपको अपने ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी क्रेडेंशियल है आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों का भी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है वो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अब 2 तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से या फिर आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड से करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जो है जो भी आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे और फिर जनरेट आधार ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी रिसीव होगी 6 डिजिट की उसको हमें यहाँ पे फिल कर देना है और फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने अकाउंट में, हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जो भी एप्लीकेशन की विंडो ओपन रहेगी वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो अभी 2 मेनली है। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी यहाँ पे हो रही है। हमें जो फिल करना है, हमें जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। अगर कोई सेक्शन कंट्रोलर की फिल करना चाहता है तो भी फिल कर सकता है। तो अब जिस भी बोर्ड से हम अप्लाई करना चाहते हैं उस बोर्ड को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है इन दोनों को हमें चेक कर लेना है, इन दोनों बॉक्स को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमारे सामने देखिए एक इन्फॉर्मेशन आ गया है कि दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। यानी हमें कहा जा रहा है कि हमने जो पिछली बार डेटा फिल किया था वहां से सारी डेटा हमारी जो है फेच कर ली गई है, यानी ऑटोमेटिकली ले ली गई है, ठीक है। तो जो भी डेटा थी वो सारी डेटा हमारे सामने चली आई है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स क्योंकि हमने पहले ही फिल कर दिया था, मतलब किसी दूसरे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे नेशनलिटी ऑलरेडी है, डेट ऑफ बर्थ, एज यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब फुल नेम आ गया है, मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग फादर नेम, ये सारी चीजें चली आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मैरिटल स्टेटस, जो भी हमारी मैरिटल स्टेटस है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। रिलीजन, यहाँ से जिस भी रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं रिलीजन चूज करेंगे। जो भी हमारी मदर टंग है यानी मातृभाषा है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन को चॉइस करने को कहा जा रहा है। तो जिस भी लैंग्वेज में हम एग्जाम देना चाहते हैं अपना लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी जो भी हमारी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे अगर आपके बॉडी पर कोई परमानेंट कट है, बर्न है या फिर मोल है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर दूसरी परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे देनी है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपको अपनी कम्युनिटी चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कम्युनिटी है चूज कर लेनी है। चूज कर लेने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस वाले कॉलम में आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो चूज कर लेना है। सबसे पहले स्टेट चूज कर लेना है, उस स्टेट के भीतर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है, एड्रेस लिख देना है, ठीक है। नियरेस्ट जो सिटी है, मेजर टाउन है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब अगर आपकी प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, जिससे कि आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस की तरह। अगर दोनों अलग अलग है तो इसको अनचेक रहने दें और परमानेंट एड्रेस यहाँ आपको ऑटो फिल हो जाएगा। इन सारी चीजों को करने के बाद सेव करना है और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव करने के बाद अब हम अदर डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स हमें देनी होगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में थे वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। जो भी हमारी रैंक थी रैंक यहाँ पे लिखेंगे।
डेट ऑफ एंट्री यानी जो भी हमारी ज्वाइनिंग डेट थी वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम अभी भी काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज डालेंगे, अगर अभी काम नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे और डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। रीजन ऑफ डिस्चार्ज हम यहाँ से चूज करेंगे, इसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर, लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अगर हम एक सर्विस में नहीं है तो सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ से जो है यस वाले बटन पर क्लिक करके चूज करेंगे। डिसेबिलिटी की कैटेगरी है जो भी है हमारी यहाँ पे चूज करेंगे। अब सब डिसेबिलिटी हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे, इशू डेट हम यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद यूडीआईडी नंबर हम अपना यहाँ पे डालेंगे। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्राइब डिटेल्स देंगे। अब अगर हमें राइटिंग अफेक्टेड है यानी अगर हम अपने हाथ से नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और आई अंडरस्टैंड वाले मतलब बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें स्क्राइब की डिटेल्स हमें सबमिट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें किसी भी तरीके की छूट चाहिए तो यस करेंगे, फिर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हमें राइटिंग अफेक्टेड नहीं है यानी हमें किसी भी तरीके के स्क्राइब नहीं है, हम स्क्राइब कैंडिडेट नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेलेबल फी कंसेशन अंडर ईबीसी इन टर्म्स ऑफ पैरा 7.3, यानी हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं और हमें फी का कंसेशन चाहिए तो यस करेंगे, इसको मतलब आई अंडरस्टैंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम देंगे कि ईबीसी सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है या फिर और कोई दूसरी कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर इज्जत एमएसटी जो है इशू रेलवे द्वारा जो दी जाती है एमएसटी पास वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ इशू डालेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम रेलवे इंप्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। एचआरएमएस आईडी डालेंगे, जो भी हमारी एचआरएमएस रेलवे की आईडी होती है। इसके बाद यहाँ पे जो है एनओसी सर्टिफिकेट अगर हमने अप्लाई कर दिया है तो यस करेंगे, फिर आई अंडरस्टैंड एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हम काम कर रहे हैं ग्रुप सी, ग्रुप डी, सब्सटीट्यूट, काशी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस भी में भी हम काम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। प्लेस ऑफ वर्किंग यहाँ पे जोन को चूज कर लेंगे या फिर यूनिट चूज कर लेंगे। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे डालेंगे, अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे डालेंगे, लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे हम करंट डिपार्टमेंट यहाँ किसी सेंट्रल स्टेट पीएसयू में काम करते हैं तो चूज करेंगे, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फ्रॉम डेट, अगर अभी भी काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे और यहाँ पे जब तक हम यहाँ पे मतलब जिस डेट तक हमने काम किया है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर हम कहीं काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज करना है। यहाँ पे बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आधार नंबर इसलिए डालना है क्योंकि हमारे आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट डिटेल सीडेड रहेगी, मतलब लिंक रहेगी, सीड रहेगी, वो यहाँ पे हमें मतलब उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमारे सामने चली आएगी और उसी बैंक अकाउंट में हमारा जो है मनी जो है फर्स्ट स्टेज के बाद यानी सीबीटी के बाद जो भी हमारी फी है वो रिफंड आएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने आधार सीडेड नहीं करवाया हुआ है तो उससे पहले आप जो है घर बैठे एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना बैंक अकाउंट से अपने आधार कार्ड को मैपिंग करवा लें। तो आधार नंबर को पुट करने के बाद हमारे आधार कार्ड नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक थी वो हमारे सामने नजर आ गई है। अब सारी चीजों को फिल करने के बाद यहाँ पे जो है सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर ऑफ साइंस, मैट्रिकुलेशन, तो सबसे पहले हमें मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी होगी। यहाँ पे जिस भी स्टेट से हमने मैट्रिक पास किया वो चूज करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्कूल थी वो हम यहाँ पे डालेंगे, बोर्ड का नाम हम यहाँ पे डालेंगे, फिर डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे, फिर रोल नंबर जो है रोल नंबर को हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जो भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर था उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। मैट्रिकुलेशन की डिटेल सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे अगर हमने बैचलर ऑफ साइंस किया है या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग की है, जो भी हमने किया है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग एसेंशियल है। तो यहाँ पे हमने अगर डिप्लोमा किया है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर अगर हमने बीटेक किया है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग, जो भी हम चूज करेंगे। अब जिस भी डिसिप्लिन से किया है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। अब कोर्स का नाम जो भी है यहाँ पे हम एग्जिस्ट मतलब हमारे सर्टिफिकेट में वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। जिस भी स्टेट से हमने किया है स्टेट को चूज कर लेंगे, उस स्टेट के भीतर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो कॉलेज थी डिस्ट्रिक्ट को हम चूज करेंगे, कॉलेज का नाम यहाँ पे डालेंगे, डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, फिर एड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो एजुकेशनल डिटेल्स को सेव करने के बाद जो है यहाँ पे हम लाइव फोटो अपलोडिंग और सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे जो है हमें कैंडिडेट की लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में वेबकैम है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लाइव इमेज अपलोड करेंगे। अगर नहीं है, हम मोबाइल से करना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस पर क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक हमें लिंक जनरेट होगी। उस लिंक को जो है हम किसी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें अपने मतलब आईडी से लॉगिन करना है, जो भी हमारी क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है और वहां से हमें
लाइव फोटो अपलोड कर देनी है। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है हमें कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है। जो भी एप्लीकेंट का सिग्नेचर है वो हमें मोबाइल से ही अपलोड करना होगा। अगर हम मतलब डेस्कटॉप से लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो डेस्कटॉप से सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अगर मोबाइल से लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल से हमें लाइव फोटो अपलोड मतलब सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है हमें एलिजिबल पोस्ट जोन पीयू वाले सेक्शन में हम चले आएंगे। अब यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है, हम एक ही पोस्ट है तो एक ही पोस्ट के लिए हमें प्रेफरेंस देना है, तो इस प्लस के आइकन पर हमें क्लिक करना है। नीचे थोड़ा आना है, यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक कर देना है कि मैंने सारी पोस्ट प्रेफरेंस को सही तरीके से देख ली है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। एग्जाम ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉनिक एंड अलाइड इंजीनियरिंग चूज कर लेनी है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। नीचे थोड़ा आना है, यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर देना है। अब प्लेस, जिस भी प्लेस से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे सेव करना है, फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करते ही हमारे एप्लीकेशन की प्रीव्यू हमें दिख जाएगी। एक बार स्क्रॉल ऊपर नीचे करके हम पूरे एप्लीकेशन को देख लेंगे। देखने के बाद अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पर क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर हमें चेक करना है, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम जो भी एप्लीकेबल फी है, जिस भी कैटेगरी से हमने फिल किया है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल फी है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है, हमने अनरिजर्व कैटेगरी से फिल किया है तो यहाँ पे 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे हमें पे विथ SBI ई पे वाले बटन पर क्लिक करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को चेक करना है, फिर प्रोसीड वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई चूज कर लेता हूँ, इसके बाद यूपीआई QR चूज करना है, फिर पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस QR को स्कैन करके जो भी एप्लीकेबल फी है उस एप्लीकेबल फी को हमें यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो भी हमारी मतलब पेमेंट रिसिप्ट होगी वो हमें डाउनलोड कर लेनी है। तो पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेने के बाद दोबारा से हम इसी वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे अब हमें लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से हमें लॉगिन करके हमारा जो फाइनल एप्लीकेशन है उस फाइनल एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड कर लेना है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।